अब हम लोग पढ़ेंगे कि वैल्यूज़ जो है सब्जेक्टिव होती हैं या फिर ऑब्जेक्टिव होती हैं, या फिर वैल्यूज़ सब्जेक्टिव होनी चाहिए या ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का मतलब पहले क्या है ये समझिए। जैसे आप पेपर लिखते हैं या लिखती हैं, मतलब लिखती होंगी अपना, मान लीजिए बीएससी का सब्जेक्टिव जैसे होते हैं ना, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं उसमें, या फिर एंट्रेंस एग्जाम आपने दिया उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है। ऑब्जेक्टिव का मतलब उसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, या आपको 5 भी देता है कहीं कहीं, जो स्टेट लेवल के एग्जाम्स होते हैं। तो 4-5 ऑप्शन दिए, आपको उसी ऑप्शन में से चूज करना है अपना जवाब। अपना अपना दिमाग लगा सकते हैं ना, आप अपने से एक छठा ऑप्शन ऐड कर सकते हैं ना, आप अपने से 2 ऑप्शन उसमें से काट सकते हैं। जो है वही है, अपना दिमाग तनिक को लगा नहीं सकते। ठीक है, ये हो गया ऑब्जेक्टिव। लेकिन सब्जेक्टिव क्या है? सेक्शन सी का क्वेश्चन पूछा, 700 वर्ड में लिखना है, आपने 200 वर्ड याद किया था, 500 वर्ड आपने अरिजीत सिंह का गाना उसमें उतार दिया, या फिर कोई स्टोरी लिख दी, या फिर जो 200 वर्ड आपने याद किया वही चीज़ें जो है आपने उसको घुमा फिरा के अपना अपना जो है उसमें ओपिनियन घुसा घुसा के आपने लिख दिया। वो हो गया सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, अब इसी क्वेश्चंस की मदद से आप समझिए कि सब्जेक्टिव क्या होता है और ऑब्जेक्टिव क्या होता है। सब्जेक्टिव, पहला सब्जेक्टिव उस चीज को हम लोग कहेंगे जो अलग अलग ओपिनियंस पे बेस्ड होती हैं। हर जो है उस चीज को लेके, किसी भी खास चीज को लेके, क्योंकि यहाँ पे हमारी वैल्यू की बात हो रही है, तो वैल्यूज को ले लीजिए। अलग अलग लोगों के सेम वैल्यू पे ओपिनियन अलग होंगे। आपके हिसाब से कोई एक वैल्यू है वो अलग है, जैसे मान लीजिए एनिमल सेक्रीफाइस है, आप मुस्लिम हैं तो आपके लिए एनिमल सेक्रीफाइस जो है थोड़ा सा अलग होगी, या उसको लेके आप उसको कहेंगे कि सही है। लेकिन मान लीजिए आप जैन हैं, तो जैन में क्या होता है, वो तो इस हद तक जो है ये एनिमल किलिंग वगैरह से परहेज करते हैं कि वो तो मुंह पे मास्क लगा के चलते हैं कि कहीं बैक्टीरिया वायरस भी मुंह में न चले जाएं और उनकी भी जान ना निकल जाए। तो अगर आप एनिमल सेक्रीफाइस की बात एक जैन के सामने कर दीजिए तो बहुत बुरी वैल्यू हो गई वो, लेकिन एक मुस्लिम के सामने करिए कोई बुरी बात नहीं है, वो नॉर्मल है। एक ब्राह्मण के सामने बात करिए जो मटन नहीं खाता है, बहुत बुरी बात है। एक क्षत्रिय के सामने करिए जो मटन खा रहा है, नॉर्मल बात वैल्यू है उसके लिए। तो डिफरेंट जो है डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस होंगे इंडिविजुअल्स के, जिन चीज़ों पे वैल्यू ही नहीं, किसी भी चीज़ पे अलग अलग ओपिनियन होना लोगों का, वो क्या हो गया, वो सब्जेक्टिविटी को शो कर रहा है। लेकिन कोई ऐसी चीज़ है दुनिया में जो सभी के द्वारा एक्सेप्टेड है, एक ही मत पे सब लोग रेडी हैं, इसका मतलब वो क्या है, वो ऑब्जेक्टिव है, वहाँ पे कोई भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मौजूद नहीं है। क्लियर है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। तो अगर हम लोग मूल्यों को, वैल्यूज़ को समझना चाहें कि वैल्यूज़ जो है सब्जेक्टिव होती हैं कि ऑब्जेक्टिव होती हैं, या सब्जेक्टिव होनी चाहिए या ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, तो आपकी क्या इसको बोलेंगे? जाहिर सी बात है अभी आप बोल देंगे कुछ वैल्यूज़ जो है। अच्छा ठीक है, कंक्लूजन पे बाद में जाएंगे, पहले एक एनालिसिस करते हैं। ठीक है, 2 टर्म आते हैं, एक आता है डीओंटोलॉजी और एक आता है टेलियोलॉजी, अभी आगे पढ़ेंगे। 2 ये ब्रांचेज हैं कह लीजिए। डीओंटोलॉजिकल जो एथिक्स होता है, जो डीओंटोलॉजिकल फिलॉसफी है, वो ये कहता है कि जितने भी रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं वो सब क्या हैं, वो एब्सोल्यूट हैं। एब्सोल्यूट का मतलब आप उसमें परिवर्तन नहीं ला सकते, जो है वो है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। जो रूल रेगुलेशन लिख दिए गए हैं वो पत्थर की लकीर है, उसमें बदलाव नहीं लाया जा सकता। ये क्या कौन कह रहा है? ये डीओंटोलॉजी जो है, जो ब्रांच है, जो डीओंटोलॉजिकल एथिक्स होता है, वो ये कहता है। और इसका मतलब डियोंटोलॉजिकल अप्रोच जो है वो किसका सपोर्ट कर रही है? वो कह रही है कि हर चीज़ कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, कोई भी डाइवर्जन अलाउ नहीं होना चाहिए। अगर ये रूल बन गया, अगर आप कह दिया गया कि हाँ 6 साल से छोटे जो बच्चे हैं वो स्कूल कॉलेज नहीं जा सकते, तो नहीं जा सकते। एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं बस, जो लिखा गया वो सोच समझ के लिखा गया। मान लीजिए रूल ये सोच के बनाया गया कि हाँ 6 साल से जो छोटे बच्चे हैं उनका पूरी तरीके से सोशलाइजेशन नहीं हुआ है और स्कूल कॉलेज उतने बेहतर नहीं हैं, तो इस वजह से स्कूल कॉलेज वो नहीं जा सकते, क्योंकि वो सीखने के बजाय और बिगड़ रहे हैं। अज्यूम करिए ऐसी बात, मान लीजिए ऐसा रूल रेगुलेशन बन गया और यही फॉलो होता आ रहा है।
लेकिन 20 साल बाद क्या होता है कि स्कूल कॉलेज ठीक ठाक बन गए हैं, फिर भी यही रूल रेगुलेशन फॉलो किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि नहीं, रूल्स जो बनाए गए हैं वो कुछ बेहतरी के लिए बनाए गए थे, कुछ सोच के बनाए गए थे, उससे डाइवर्ट होना अच्छी बात नहीं है। 6 साल से कम के नहीं जा सकते तो नहीं जा सकते। ये जो अप्रोच है, ये क्या ऑब्जेक्टिव है, यहाँ पे दाएं बाएं से चीज़ें नहीं सोची जा रही हैं। ऐसी अप्रोच को डीओंटोलॉजिकल अप्रोच कहा जाता है, जिसमें चीज़ें रिजिड होती हैं या फिर बहुत हद तक रिलीजियस जो वैल्यूज़ होती हैं, जो रिलीजियस एथिक्स होता है, वो भी डीओंटोलॉजिकल होता है, क्योंकि उसमें दाएं बाएं जाना अलाउ नहीं होता है। जैसे कि क्रिश्चियनिटी में चले जाइए, 10 कमांडमेंट्स जो है हिब्रू बाइबल में लिखे हुए हैं, ज्यूज भी मानते हैं इसको, तो उससे डाइवर्जन अलाउ नहीं होता। तो डीओंटोलॉजिकल अप्रोच यही कहता है जो चीज़ लिखी गई है वो कुछ सोच समझ के लिखी गई है, उससे हटना या उससे पीछा छुड़ाना सही बात नहीं है। अगर पेड़ की पूजा करने को कहा गया है तो उसके पीछे वजह है, करनी चाहिए। ये नहीं हम कह सकते कि नहीं उसके पीछे क्या लॉजिक है। अगर एनिमल सेक्रीफाइस कहा गया है, कुर्बानी कही गई है, तो करना चाहिए। ये नहीं कहा जा सकता कि अरे साग सब्जी इतने ज़्यादा हैं तो क्यों एनिमल सेक्रीफाइस करें। अरे तो जानवर भी तो उतने ज़्यादा हैं और कुदरत ने निज़ाम भी वैसा ही बनाया कि एनिमल जो खाना चाहे खा सकते हैं। तो डीओंटोलॉजिकल अप्रोच ये बात कह रही है, ठीक है। वहीं टेलियोलॉजी एक ब्रांच होती है, एक अप्रोच होती है, वो क्या कह रही है, वो ये कहती है कि जो भी एथिक्स बनाया जाता है, जो भी रूल रेगुलेशन बनाए जाते हैं, वो एक मकसद से बनाए जाते हैं और उस मकसद का एक जो है, जब भी वो मकसद अगर वो पूरा हो रहा है उससे तो ठीक है। अगर मकसद पूरा नहीं हो रहा है या वो मकसद ऑलरेडी पूरा हो चुका है तो फिर रूल को बदल देना चाहिए, ठीक ना। ये कहता है कि लोगों की खुशी मायने रखती है, हमको क्या रिजल्ट मिल रहा है। कॉन्सिक्वेंशियलिज्म एक ब्रांच आती है, यानी कि कॉन्सिक्वेंस से बिलीव करता है। अगर मान लीजिए कि डीओंटोलॉजिकल अप्रोच के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, अगर ये रूल बनाए हैं कि आप मान लीजिए 8 बजे के बाद बाहर नहीं निकल सकते, ठीक है, ये रूल है क्योंकि माहौल बहुत ख़राब है। लेकिन टेलियोलॉजिकल अप्रोच क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि अरे उसकी मर्जी, वो इंसान अगर जाना चाह रहा है तो उसको जाने दो, क्या दिक्कत है। उसको अगर खुशी मिल रही है जाने से तो जाने दो। ये कह रहा है टेलियोलॉजिकल अप्रोच, ठीक है। वो ये कह रहे हैं कि व्यक्ति को जो मिल रहा है, अगर उसको 8 बजे जाने से खुशी मिल रही है तो वो खुशी ही मायने रखती है। जो रूल बनाया गया कि 8 बजे के बाद नहीं निकल सकते, वो मायने नहीं रख रहा है। क्योंकि अल्टीमेट टारगेट क्या होना चाहिए, अल्टीमेट टारगेट होना चाहिए कि जिस इंसान के लिए, जिस कम्युनिटी के लिए, जिन लोगों के लिए रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं वही खुश रहें। अगर वही खुश नहीं है तो रूल रेगुलेशन का कोई मतलब ही नहीं है। ये कहता है कि वक्त के हिसाब से उसमें बदलाव लाया जा सकता है, ज़रूरत के हिसाब से बदलाव लाया जा सकता है, ठीक है। और इसमें एनिमल सेक्रीफाइस को अगर हम लोग एग्जाम्पल लें तो वो यही वाला एग्जाम्पल है। रिलीजियस एथिक्स कहता है कि एनिमल सेक्रीफाइस करना है, कुर्बानी लिखी गई है, उसका एक मकसद है। कुर्बानी एक प्यारी सी चीज़ की करनी होती है। जैसे आजकल लोग स्टेटस लगाते हैं ना कि हाँ इस बकरीद पे जो है अपने गुस्से की भी कुर्बानी करो, ये करो वो करो, फालतू बातें। कुर्बानी का मतलब क्या है, कुर्बानी हमेशा प्यारी चीज़ों की दी जाती है ना। गुस्सा कौन सी प्यारी चीज़ है, गाली गलौज कौन सा प्यारी चीज़ है। तो ये थोड़ा सा इमोशन में लोग आके उल्टी चीज़ें कह जाते हैं। कुर्बानी अच्छी चीज़ों की दी जाती है। इस्लाम में जो मकसद है कुर्बानी का मकसद ही है कि आपको प्यारी चीज़ों की कुर्बानी देनी। खासकर इसीलिए तो जानवर लोग पाल के फिर कुर्बानी देते हैं, ताकि उसका एहसास ज़्यादा हो, क्योंकि उसकी शुरुआत ही वैसे हुई थी। तो खैर वो रिलीजियस एथिक्स है, उसमें ज़्यादा अंदर नहीं जाएंगे। तो टेलियोलॉजिकल अप्रोच क्या कह रहा है कि एनिमल सेक्रीफाइस की क्या ज़रूरत है, अब ज़माना इतना बदल गया है, इतना साग सब्जी है, आसानी से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो सकता है, तो एनिमल सेक्रीफाइस बंद कर देना चाहिए, ठीक है ना। या फिर ये कि इतना जो है दिवाली पे पोल्यूशन हो रहा है, इतने जब जो है राम जी जो है आए, वापस आए अयोध्या, तो उस टाइम पे तो पटाखे वगैरह नहीं थे, लोग दिया जलाते थे। हमको क्यों दिया प्रदूषण बढ़ाएं पटाखे जला के, दिया जलाना चाहिए। ये क्या कह रहा है, टेलियोलॉजिकल अप्रोच कह रहा है। तो ये चेंज की बात करता है। वो चेंज जो है धर्म के हिसाब से सही हो गलत हो उसको ये लोग मायने नहीं रखते हैं। ये लोग सिर्फ इस चीज़ पे ध्यान देते हैं कि उससे लोगों को कितनी या किस हद तक खुशी मिल रही है। अगर खुशी मिल रही है ज़्यादा लोगों को इस चीज़ से, कोई एक काम है जिसको 499 लोग कह रहे हैं कि नहीं हमको ये काम करना है, वो काम भले ही गलत है, और एक लोग कह रहे हैं कि नहीं ये काम बहुत गलत है हम नहीं करेंगे, तो 499 लोगों का सपोर्ट टेलियोलॉजिकल अप्रोच वाले करेंगे कि नहीं, कम से कम 499 लोग खुश तो हैं उस चीज़ से, वो भले गलत कर रहे हैं, खुश हैं वो।
हम लोग एक के चक्कर में 499 को दुखी क्यों करें? ये कौन कह रहा है? ये टेलियोलॉजिकल अप्रोच कह रहा है। ठीक है, अब टेलियोलॉजिकल अप्रोच के लिए जो है एक एनालिसिस किया था पैट्रिक नोवेल स्मिथ ने। ये भी जो है इसी के सपोर्टर थे। पैट्रिक नोवेल स्मिथ ने एक एनालिसिस किया था। ठीक है, ये यूटिलिटेरियनिज्म ब्रांच के फिलोसफर थे और ये यूटिलिटेरियनिज्म जो है बहुत हद तक टेलियोलॉजिकल अप्रोच से बिलोंग करता है। इन्होंने एक एनालिसिस किया। ठीक है, मान लीजिए कि एक्स जो है, थोड़ा सा मैथ में घुसते हैं आपके, एक्स की शादी हुई जेड से। दोनों के बीच में, एक्स और जेड के बीच में बहुत बढ़िया रिश्ता है, बहुत खूबसूरत रिश्ता है। जेड जो है वाइफ है, एक्स जो है हस्बैंड है। दोनों के बीच कोई कमी नहीं है, हर चीज़ बहुत बेहतर है। लेकिन एक चीज़ की कमी है और वो ये कि जेड ने यानी कि वाइफ ने सेलिबेसी अपना लिया है, यानी कि उसने ब्रह्मचर्य का पालन करने का वादा किया, मतलब अपनी ज़िंदगी में खुद से वादा कर लिया कि वो ब्रह्मचर्य को अपनाएगी, यानी कि कभी भी फिजिकल नहीं होगी अपने हस्बैंड के साथ या किसी के भी साथ। ठीक है, यानी कि सेक्सुअल इंटीमेसी जो है वो नहीं पूरी होगी हस्बैंड की। और बायोलॉजिकल ये जो है नेचर ये है कि हर लड़का या लड़की के अंदर एक एज के बाद सेक्सुअल हार्मोन रिलीज होते हैं और उनको एक ज़रूरत होती है, और वो ज़रूरत पूरी नहीं होती है तो फिर बहुत इश्यूज होते हैं। जैसे आजकल जब देखिए कि वो लोग जो ऑफिस में काम करते हैं बाहर अपने फैमिली या अपनी बीवी को छोड़ के, तो आप पाएंगे कि उनकी बीवियों के चांसेस ज़्यादा होते हैं अफेयर के। या वो लोग जो अपनी बीवियों से दूर बाहर कहीं काम कर रहे हैं तो उनके चांसेस ज़्यादा होते हैं वो किसी और लड़की के साथ अफेयर कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अपने सेक्सुअल हार्मोन्स को शांत करना होता है, सेक्सुअल इंटीमेसी जो है उसको खत्म करना होता है। तो यहाँ पे एक्स और जेड जो है दोनों शादी किए आपस में, और शादी का एक बहुत बड़ा मकसद ये भी होता है, अब धर्म के हिसाब से देखिए किसी भी हिसाब से। ठीक है, लेकिन अब वाइफ क्या कह रही है? वाइफ कह रही नहीं हमको ये सब करना है, हर चीज़ सही है इन दोनों के बीच में, लेकिन ये चीज़ बस कमी है। तो जाहिर सी बात है एक्स जो है वो बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है या जो है इंसिस्ट कर रहा है, लेकिन जेड जो है रेडी नहीं हो रही है। तो यहाँ पे पैट्रिक नोवेल स्मिथ ने दो सिनेरियो क्रिएट किए। ठीक है, पहला सिनेरियो ये रखा गया कि आप किसी तीसरी लड़की यानी कि वाई को पकड़िए। ठीक है, वाई को आप पकड़िए और वाई के साथ जो कमी आपको जेड से है, जो कमी जेड आपकी पूरी नहीं कर रही है, वो चीज़ वाई के साथ पूरी करिए। और जेड को भी ये बात बता दीजिए कि हाँ वाई के साथ हम ये कमी पूरी करेंगे, बाकी तुम्हारे साथ जैसे एक बीवी हस्बैंड के तौर पे रहना चाहिए वैसे रहेंगे पूरी ईमानदारी से। और वाई के साथ जो है बीवी को, उसको बीवी की तरह नहीं रखेंगे, वो बस अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए रहेगा। और ये तीनों चीज़ें, मतलब तीनों लोगों को ये बातें आपस में वो डिस्कशन करके ये सहमति कर लें। ठीक है, दूसरा सिनेरियो क्या है? दूसरा सिनेरियो ये है कि समझ लीजिए, एक तरीके से समझ लीजिए दूसरी शादी कर लेना, वाई से दूसरी शादी, यानी कि वाई को भी एक वाइफ की तरह रखना। तो वाइफ की तरफ वाई को रखना, ये क्या हो गया? जेड के साथ भी धोखा एक तरीके से होगा, उसका भी आधा हक गया, और वाई के साथ भी जो है एक तरीके से, यानी कि इशू भी होगा, झगड़ा होगी, जलन होगी, कितना भी जो है सहमति। मान लीजिए इस्लाम में जैसे मैक्सिमम 4 शादी कर सकते हैं, तो 4 भले करने वाले कर लेते हैं, लेकिन आपस में सब एक दूसरे से जलते रहते हैं, शांति थोड़ा सा कम रहती है। ठीक है, तो अगर डीओंटोलॉजिकल अप्रोच से देखा जाए तो जो पहला सिनेरियो है जिसमें पैट्रिक नोवेल स्मिथ ने कहा कि वाई के साथ रिलेशनशिप में रहो, उसको सब बता दो, लेकिन बस अपनी ज़रूरत पूरी करो उसके साथ, तो डीओंटोलॉजिकल अप्रोच के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये गलत बात हो गई ना। कोई भी धर्म अलाउ नहीं करता कि आप अपनी बीवी को छोड़ के जाके तीसरी जगह मुंह मारिए। रूल्स तो रूल्स हैं, जो रूल बताए गए धर्म में वो सोच समझ के बताया गया है ना, नहीं तो हर इंसान जाके ऐसे मुंह मारेगा, समाज फिर समाज कहलाने लायक नहीं रहेगा। हर जगह बुराई फैली रहेगी, सब अपनी एक एक जरूरत को लेके दूसरी जगह मुंह मारते फिरेंगे, है ना। डियोंटोलॉजिकल अप्रोच क्या करे? नहीं, एकदम बकवास चीज़ है, ये सब गलत है। जेड को ही समझना चाहिए ये बात, और वो शादीशुदा है। जैसे भी रिसेंटली किसी स्टेट हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया कि अगर हस्बैंड का जो है रिलेशन चाहता है तो वाइफ की जिम्मेदारी है कि हाँ उसके साथ सोए या जो भी करना है करे। तो डियोंटोलॉजिकल अप्रोच यही कह रहा है कि तीसरी जगह मुंह मारेगा तो ये रूल्स जो है बदल जाएंगे, हर इंसान जो है ऐसे ही अपनी इच्छा पूरी करने के लिए इधर उधर जाएगा और समाज जो है बस से बदतर होता जाएगा। लेकिन टेलियोलॉजिकल अप्रोच क्या कह रहा है? टेलियोलॉजिकल अप्रोच कह रहा है कि रूल रेगुलेशन गए तेल लेने। अगर पहले सिनेरियो में अगर एक्स भी खुश है, अगर उसको वाई से अपनी ज़रूरत मिल रही है, पूरी हो रही है उसको, तो एक्स भी खुश हो गया।
कि उसकी इच्छा पूरी हो रही। वाई को भी ये बात पता है कि हाँ बीवी की तरह नहीं रखेगा, बस मेरी जरूरत पूरी करे, उसको भी कोई दिक्कत नहीं, तो ये भी खुश। और जेड को भी ये बात बताया, और जेड जो है ब्रह्मचर्य का पालन कर रही है, उसका ब्रह्मचर्य भी नहीं टूट रहा है, और वो उसको पता है कि हाँ ये वाई के साथ सिर्फ अपनी जरूरत ही पूरी करेगा, मेरा हक नहीं छीनेगा। वाई भी खुश है, मतलब जेड भी खुश है। तो तीनों लोग खुश हैं, तो क्या दिक्कत है इसमें? ये कौन कह रहा है? ये टेलियोलॉजिकल अप्रोच कह रही है। उन्होंने टेलियोलॉजिकल अप्रोच का कहना है कि एथिक्स जो है वो सुप्रीम नहीं है, सर्वोच्च नहीं है। रूल रेगुलेशन जो है वो सर्वोच्च नहीं है। वो रूल रेगुलेशन इंसान की खुशी के लिए बनाए गए हैं, और अगर जिस रूल से कोई काम करने से अगर इंसान को मैक्सिमम हैप्पीनेस मिल रही है तो फिर उसको फॉलो करना चाहिए। यहाँ पे मैक्सिमम हैप्पीनेस क्या है? तीनों लोगों को खुशी मिल रही है, तो करें वो लोग। ये कौन कह रहा है? टेलियोलॉजिकल अप्रोच कह रहा है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो टेलियोलॉजिकल अप्रोच क्या कह रहा है? ये बहुत हद तक सब्जेक्टिव है। वो रूल रेगुलेशन को भाड़ में भेज दिया, पूरी कम्युनिटी क्या सोच रही है उसका पूरा रूल रेगुलेशन क्या कह रहा है उसको भी भाड़ में भेज दिया। अगर वो तीनों लोग को खुशी मिल रही है, उन तीनों लोगों को आपस में कोई आपत्ति नहीं है, तो उन लोग को वो काम करना चाहिए, भले ही वो मूल्यों के खिलाफ हो, समाज के मूल्यों के खिलाफ हो। ठीक है, तो इसी डीओंटोलॉजी और टेलियोलॉजी के हिसाब से आप सोचिए, और फिर ध्यान लगाइए कि वैल्यूज जो होती हैं वो जो है ऑब्जेक्टिव होती हैं या सब्जेक्टिव। एक भी जो है सादा पेज नहीं, चलिए ये वाला ले लीजिए। तब आप अपने से सोचिए कि वैल्यूज को हम लोग किस में रखेंगे, सब्जेक्टिव मानेंगे कि ऑब्जेक्टिव मानेंगे। तो आप पाएंगे कि वैल्यूज जो है ना तो 100% सब्जेक्टिव कही जा सकती हैं, ना ऑब्जेक्टिव कही जा सकती हैं। ऐसी बहुत सी वैल्यू हैं, जैसे अब एनिमल सेक्रीफाइस ले लीजिए, तो आप पाएंगे कि सारे मुस्लिम एनिमल सेक्रीफाइस को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन बहुत से ऐसे हिंदू हैं जो कह रहे हैं कि नहीं, कुर्बानी नहीं होनी चाहिए। तो क्या ये मूल्य अलग हुए ना? मतलब एक ही मूल्य पे डिफरेंट ओपिनियन हो गए, यानी कि ये मूल्य क्या हो गया? सब्जेक्टिव हो गया। ठीक है, अब वही मान लीजिए आप शांति की बात करें, पीस। इस्लाम भी कह रहा है पीस चाहिए, हिंदुज्म भी कह रहा है पीस चाहिए, क्रिश्चियनिटी भी कह रही है पीस चाहिए, हर देश आप कह रहे हैं कि हाँ पीस जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव हो गया। तो आप किस निष्कर्ष पे पहुंचेंगे? आप कैसे कहेंगे वैल्यूज ऑब्जेक्टिव है कि सब्जेक्टिव है? ये तो कंफ्यूजन हो गई। ऐसी भी वैल्यूज हैं जिसमें सब्जेक्टिविटी दिखाई दे रही है, जैसे एनिमल सेक्रीफाइस है। आप कह रहे हैं हम नॉन वेज खाएंगे, हम कह रहे हैं कि हम वेज खाएंगे, और लोग खा भी रहे हैं। आप उसको आपको जेल में हम डाल सकते हैं, या आप हमको जेल में डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते। क्या हो गया? ये वैल्यू क्या हो गई? वेजिटेरियनिज्म या नॉन वेजिटेरियनिज्म सब्जेक्टिव हो गई। ठीक है, तो वैल्यूज को किस कैटेगरी में हम डालेंगे? तो वैल्यूज को हम लोग ना तो सब्जेक्टिव, पूरी तरीके से सब्जेक्टिव में डाल सकते हैं, ना तो पूरी तरीके से ऑब्जेक्टिव में डाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपको 100% किसी वैल्यू को ऑब्जेक्टिव कहना है, तो इसका मतलब क्या है कि दुनिया में जितने लोग हैं, आपको उन सभी दुनिया के सभी लोगों को उस एक वैल्यू पे राजी करना पड़ेगा। एनिमल सेक्रीफाइस है, आप दुनिया के हर व्यक्ति को राजी कर लीजिए कि देखिए एनिमल सेक्रीफाइस एक अच्छी वैल्यू है, बुरी बात नहीं है इसमें। सारे अगर राजी हो गए तो इसका मतलब क्या हो गया? वो ऑब्जेक्टिव हो गई 100%। लेकिन क्या आपको ऐसी कोई वैल्यू मिलेगी जिसमें दुनिया के सभी लोग राजी हो जाएं एक ही मत पे, एक ही ओपिनियन पे? नहीं। तो कोई भी वैल्यू 100% ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकती, और कोई भी वैल्यू 100% सब्जेक्टिव भी नहीं हो सकती। क्या जितने भी लोग हैं, जितने भी करोड़ लोग हैं, सबके अपने अपने ओपिनियन है? नहीं। कम से कम दो ऐसे लोग होंगे जिनके ओपिनियन सेम होंगे। तो पूरी दुनिया में ऐसे 100-200 करोड़ होंगे जिनके ओपिनियन सेम होंगे। तो पूरी तरीके से हम सब्जेक्टिव भी नहीं कह सकते किसी वैल्यू को। तो अगर हमको समझना है कि वैल्यूज एक्चुअली में सब्जेक्टिव होती हैं कि ऑब्जेक्टिव होती हैं, डीओंटोलॉजी के हिसाब से देखा जाए कि टेलियोलॉजी के हिसाब से देखा जाए, ये पता करने के लिए हमें पता करना होगा, मतलब फॉलो करना होगा टेलियोलॉजिकल अप्रोच। ठीक है ना? टेलियोलॉजिकल अप्रोच कह रहे हैं, क्वांटिनम अप्रोच हमें फॉलो करनी होगी। क्वांटिनम अप्रोच क्या है? शुरू में बताया गया था, एक स्केल बनाइए। ठीक है, इधर जो है 100% ऑब्जेक्टिव करिए, इधर जो है 100% सब्जेक्टिव करिए। ठीक है, अब 100% ऑब्जेक्टिव 100% सब्जेक्टिव, वैसी कोई वैल्यू ढूंढिए जो 100% ऑब्जेक्टिव हो। कोई वैल्यू है? नहीं है। लेकिन ऐसी वैल्यू मिलेगी जिसमें मैक्सिमम लोग सहमत होंगे, जैसे कि पीस। तो ये 100%, इधर हो गया उल्टा,
जैसे कि पीस 100% नहीं बट 90% क्या है, ये ऑब्जेक्टिव है। क्या? पीस, शांति। लगभग दुनिया के हर तबके के लोग, हर जगह के लोग इस बात के लिए रेडी होंगे, आतंकवादी और डाकू और मर्डरर्स को छोड़ के। तो पीस क्या है, लगभग हाईली ऑब्जेक्टिव है। ठीक है। या फिर ऐसे ले लीजिए, वीगनिज्म ले लीजिए, जो लोग कहते हैं कि नहीं जानवर का दूध भी नहीं पीना चाहिए, ऐसे लोग बहुत कम मिलेंगे, तो ये हाईली सब्जेक्टिव है। ठीक है, वीगनिज्म। या फिर मान लीजिए वेजिटेरियनिज्म या नॉन वेजिटेरियनिज्म, ये क्या है, लगभग 50-50 लोग मिल जाएंगे आपको दुनिया में। तो ये वैल्यूज ना तो पूरी तरीके से सब्जेक्टिव है ना तो ऑब्जेक्टिव है, 50-50 कह लीजिए। 50% सब्जेक्टिव कहे जा सकते हैं, 50% ऑब्जेक्टिव कहे जा सकते हैं। तो अगर ये कंक्लूजन पूछा जाए आपसे कि वैल्यूज सब्जेक्टिव होते हैं कि ऑब्जेक्टिव, तो आप क्या कहेंगे? नाइदर वैल्यूज आर सब्जेक्टिव नॉर ऑब्जेक्टिव। To understand this, we need to follow continuum approach, and by following continuum approach, we can say that there are some values which are very close to objective, and there are some values which are very close to subjectivity. Is that clear? अगला जो टॉपिक है वो है वैल्यूज स्टैटिक होती हैं या फिर डायनेमिक होती हैं। अब स्टैटिक और डायनेमिक का मतलब भी शुरू में थोड़ा सा शायद आपको बताया गया होगा। जैसे कि वो चीज़ें जो वक्त के साथ बदलती हैं, वो चीज़ें क्या हो गई, डायनेमिक हो गई। कोई भी चीज़, देखिएगा ध्यान से समझिएगा, कोई भी चीज़ जो स्पेस यानी कि जगह, टाइम यानी कि वक्त, और सर्कमस्टांसेस, कोई भी चीज़ जो जगह, वक्त या परिस्थिति के अनुसार बदले, वो क्या होती है, डायनेमिक होती है, जिसमें बदलाव आ रहा है। ठीक है। लेकिन वो चीज़ें जो जगह, टाइम, परिस्थिति के हिसाब से नहीं बदलती, वो क्या होती हैं, स्टैटिक। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, सती प्रथा मान लीजिए, आप चले जाइए राजा राम मोहन राय से पहले वो चला आ रहा था, और एकदम एक तरीके से वो रिजिड एक प्रथा बन गई थी, जिसे धर्म से जोड़ दिया गया था, और उसमें उससे पीछे हटना यानी कि धर्म के खिलाफ जाना, क्या हो गया था, वो स्टैटिक था। लेकिन उसमें बदलाव आया और लोगों ने रियलाइज किया कि नहीं ये गलत बात है, उसमें बदलाव आ गया, बदल गया, वो डायनेमिज्म आ गया उसमें। जैसे कि एक नदी है, नदी जो है बहती हुई आ रही है, हिमालय से निकल रही है, रास्ते में वो बहुत सी चीज़ों से जो है, बहुत सी छोटी छोटी नदियों से मिल रही है, पत्थर कंकड़ सब साथ में लेके आ रही है, बालू लेके आ रही है, पानी जो है बहता जा रहा है, और धीरे धीरे पानी आगे साफ भी होता जा रहा है। इसीलिए नदी का पानी लोग पीते भी हैं। नदी का पानी जैसे इस्लाम में भी अलाउ है पीना, क्यों? क्योंकि पाक होता है, वो बह रहा है इसलिए पाक है। लेकिन आप तालाब का पानी देखिए, जिसको गढ़े बोलते हैं आम भाषा में, मऊ जिले में पोखरा जो होता है, वो पानी जमा होता है, और वो जमा होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, कोई बदलाव नहीं आ रहा है, वो जमा हुए 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 क्या होता है, सड़ जाता है। उसमें जू प्लैंक्टन आ जाते हैं, फाइटो प्लैंक्टन आ जाते हैं, काई लग जाती है, पानी सड़ जाता है। क्यों? क्योंकि वो जगह के हिसाब से, टाइम के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को बदल नहीं पा रहा है, और बदल नहीं पा रहा है तो इसलिए वो क्या हो रहा है, सड़ गया। लेकिन नदी क्या है, नदी अपने आप को बदल रही है। कल वही पानी कहीं और था, आज वो पानी बह के कहीं और आ गया, है ना। जगह के हिसाब से, टाइम के हिसाब से खुद को बदल रही है नदी। तो जो चीज़ें अपने आप को जगह के हिसाब से, टाइम के हिसाब से बदलती हैं, कोई भी चीज़ हो सकती है, वो डायनेमिक होती है। और वो चीज़ें जो अपने आप को टाइम, जगह के हिसाब से नहीं बदलती हैं, वो चीज़ें क्या हो जाती हैं, स्टैटिक हो जाती हैं। तो डायनेमिक जो चीज़ें हैं वो बहुत हद तक टेलियोलॉजी से कनेक्टेड हैं। टेलियोलॉजी क्या कह रहा है, अभी एग्जाम्पल हम दिए ना, तो डायनेमिक जो होता है वो टेलियोलॉजी से कनेक्टेड होता है, या बहुत हद तक टेलियोलॉजी के करीब होता है, और स्टैटिक जो होता है वो बहुत हद तक डिओंटोलॉजी के करीब होता है। ठीक है। जैसे कि टेलियोलॉजिकल अप्रोच ले लीजिए, जैसे कि मान लीजिए लोकल एरिया में क्रिकेट आप खेल रहे हैं, तो लोकल एरिया में जो क्रिकेट खेला जाता है उसके अपने रूल रेगुलेशन होते हैं अपने हिसाब से। जो बल्ला लेके आएगा, जो बैट लेके आएगा, वो पहले बैटिंग करेगा, जो गेंद नाली में फेंकेगा वही नाली में से गेंद निकालेगा। लेकिन आप स्टेडियम में जो मैच होता है उसका पर्पस कुछ और होता है, वो तो मैच जीतना है, उनको पैसे मिल रहे हैं। लेकिन हम लोकल एरिया में जो गेम खेल रहे हैं वो क्यों खेल रहे हैं, बस एंजॉय करना है, एंजॉय करना मकसद है। तो टेलियोलॉजिकल अप्रोच क्या करिए कि अरे हम जो लोकल एरिया में गेम खेल रहे हैं, रूल गया भाड़ में, रूल गया खड्डे में, मकसद क्या, एंजॉय करना, जैसे मन करो रूल बनाओ, जैसे मन करे खेलो।
ठीक है, क्योंकि हमारा मकसद एंजॉय करना है, ना कि पैसा कमाना है, ना कि इंडिया को जिताना है, ना कि पाकिस्तान को हराना है। तो इसलिए रूल अपने पर्पस के हिसाब से बदले जा सकते हैं। तो रूल्स क्या होने चाहिए? डायनेमिक होने चाहिए। ये कौन कह रहा है? टेलियोलॉजिकल अप्रोच कह रही है। ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि जैसे पैट्रिक नोवेल स्मिथ ने ही इसमें एग्जाम्पल दिया कि वो लोग जो टेलियोलॉजिकल अप्रोच को फॉलो नहीं करते, वो लोग जो स्टैटिक होते हैं, वो लोग जो डीओंटोलॉजिकल होते हैं, वो बचकाने होते हैं। उन्होंने इसका एग्जाम्पल कैसे दिया? उन्होंने दिया कि जब बच्चा मतलब पैदा होता है, तो उसको शुरुआती ज़िंदगी में कुछ नहीं पता होता है, कुछ समझ नहीं होती है रूल रेगुलेशन की, लेकिन थोड़ा सा और बड़ा होता है तो उसको रूल रेगुलेशन समझ में आ जाते हैं और रूल रेगुलेशन को फॉलो करने लगता है। और फिर उसके बाद जब 17, 18, 19, 20 का होता है तो वो रूल रेगुलेशन को बहुत बेहतर तरीके से समझ जाता है और अपनी ज़िंदगी में आज़ाद हो जाता है, अपनी चीज़ों को समझता है। और वो ये बात जानने लगता है कि रूल रेगुलेशन अपने हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से बदले जा सकते हैं। इसी का एग्जाम्पल देके पैट्रिक नोवेल स्मिथ ने कहा कि बड़ी ही बचकानी बात है कि अगर हम मान रहे हैं कि रूल्स को बदला नहीं जा सकता, अरे क्यों नहीं बदला जा सकता? अरे क्रिकेट हमको खेलना है, हमको एंजॉय करना है, कैसे भी खेलें। क्यों जो रूल लिख लिख दिया गया वही फॉलो हो? कौन सा हम प्रोफेशनल खेल रहे हैं, लोकल तो खेल रहे हैं। तो जैसे मन करे रूल बनाएंगे, अगर हमको उससे आनंद मिल रहा है तो ठीक है, हम करेंगे उसको। अगर इससे मेरी जिंदगी बेहतर हो रही है इस रूल को फॉलो ना करके या इस रूल को बदल करके, तो फॉलो करेंगे उसको या बदलेंगे उस रूल को। अगर मेरी जिंदगी बेहतर हो रही है या मेरे समाज की चीजें बेहतर हो रही हैं तो हम बदलेंगे उसको। ये कौन कह रहा है? टेलियोलॉजिकल अप्रोच कह रही है। तो टेलियोलॉजिकल अप्रोच के अकॉर्डिंग वैल्यूज भी क्या हो गई? डायनेमिक हो गई। या फिर टेलियोलॉजिकल अप्रोच के अकॉर्डिंग वैल्यूज क्या होनी चाहिए? डायनेमिक होनी चाहिए। ये कह रहे हैं कि वैल्यू को बदलने की जरूरत है तो बदलना चाहिए। तो अभी आपको बात सही लग रही होगी। यहाँ पे मान लीजिए हम टेलियोलॉजी वाले हैं तो हम कह रहे हैं कि हाँ कैसे ही बात तो है। अरे इंसान के लिए रूल बनाए गए हैं, अगर हमको मेरी जिंदगी में इससे एंजॉय अगर हम कर पा रहे हैं, अगर हमको जो है किसी को थप्पड़ मार के सुकून मिल रहा है तो मारेंगे। टेलियोलॉजी अप्रोच। लेकिन डी ऑन्टोलॉजिकल अप्रोच बड़ी खूबसूरत बात यहाँ पे कहती है, और शायद इसलिए मतलब ये इसलिए नहीं कह रहे हैं कि जो है हम लोग धार्मिक हैं। अथिस्ट जो लोग होते हैं वो टेलियोलॉजी में ज़्यादा यकीन रखते हैं, लेकिन जो धार्मिक लोग होते हैं डिओन्टोलॉजिकल अप्रोच को मानते हैं। डिओन्टोलॉजिकल अप्रोच क्या कह रही है? वो ये कह रही है कि जो जनरल आईक्यू लेवल है ना सोसाइटी का, वो इतना बेहतर नहीं है। लोगों के अंदर इतनी समझ नहीं है, लोगों का माइंड एवरेज है। हम जो चीज़ें या जो रूल रेगुलेशन हमने बनाए, जो 1000 साल 2000 साल में हमने जो रूल रेगुलेशन बनाए, वो बड़े विद्वान लोगों ने मिल के बनाए, सैकड़ों किताबों को पढ़ा और उन किताबों को पढ़ के समाज को समझ के और रूल्स बना के उन्होंने दे दिए कि ये रूल समाज के लिए बेहतर है। वो जिन्होंने रूल बनाए वो बहुत विद्वान थे। आम समाज बहुत भावुक है, वो चीज़ों को उतनी बेहतर तरीके से नहीं समझ सकता। उनको हम लोग नहीं छूट दे सकते कि ठीक है तुमको इस रूल को तोड़ने से खुशी मिल रही है तोड़ो, या तुमको इस रूल को बदलना है बदल लो। अगर हम लोगों को इस तरीके से रूल बदलने की छूट दे देंगे तो लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से रूल्स को बदलना शुरू कर देंगे। और जब अपने हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से लोग रूल को बदलेंगे तो वो राइट पाथ यानी कि जो सच्चा रास्ता है उससे डेविएट होंगे, उससे दूर होंगे और इंसान करप्ट हो जाएगा। जैसे आपको कोई भी गलत काम करना हो जो आपके मूल्य के खिलाफ हो, लेकिन आपको करना बहुत ज़रूरी है, तो उस काम को सही करने के लिए आपका दिमाग जो है 10 दलीलें देगा। अरे ठीक है ऐसे ऐसे कर देंगे हो जाएगा, चल जाएगा। या फिर कोई मान लीजिए इस्लाम में सूद हराम है, तो सूद लेने के लिए आप 50 दलीलें दे देंगे कि नहीं है इस कंडीशन में हम लोग लोन ले सकते हैं या सूद इस तरीके से यहाँ पे इस्तेमाल हो सकता है। ऐसा माइंड दलीलें देगा, ठीक है ना। तो डीओंटोलॉजिकल अप्रोच यही कह रही है, उनका आर्गुमेंट ही यही है कि जनरल आईक्यू लेवल इतना बेहतर नहीं है। जिन लोगों ने रूल रेगुलेशन बनाए वो कुछ सोच समझ के बनाए हैं। आम इंसान को अगर हम छूट दे देंगे तो वो अपने हिसाब से रूल को चेंज करेंगे और अपना दिमाग फालतू का लगाएंगे और फालतू का दिमाग लगा के सिर्फ अपनी सहूलियत के हिसाब से रूल को बदल के खुद करप्ट हो जाएंगे। इसलिए जो रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं उसमें बदलाव की ज़रूरत नहीं है। एटलीस्ट आम लोगों को उसमें बदलाव करने की इजाज़त हम लोग नहीं दे सकते, क्योंकि वो उस हिसाब से नहीं सोच पाएंगे। एक 18 साल का 19 साल का लड़का एक 40 साल के 50 साल के मौलवी मौलाना को जैसे गाली दे रहा है, आजकल देते हैं ना लोग, वो सिर्फ एक चीज़ पढ़ के वो गाली देना शुरू कर देते हैं। अरे पहले खुद पढ़ो उसके बाद गाली दो। यही बात डिओन्टोलॉजिकल अप्रोच कह रहा है कि अरे पहले पढ़ो तो उस लेवल तक पहुंचो, उनकी बराबरी में पहुंचो, फिर क्रिटिसाइज करो।
आपको पता ही नहीं है कुछ और आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं एक वर्ड आके पढ़ के, और उसके बाद आप क्रिटिसाइज करना शुरू कर दे रहे हैं। आजकल यही करते हैं सोशल मीडिया पे, बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल्स है, जैसे इस्लाम के पर्सपेक्टिव से बोले तो छोटे छोटे यंग यंग लड़के जो है आगे फतवा देते हैं, कुरान खोल के बैठ जाएंगे और बाकी सारी चीज़ें साइड रख देंगे। अरे जो मुफ्ती मौलाना फतवा दे रहे हैं या बातें जो कर रहे हैं वो बहुत डीपली उन्होंने उन चीज़ों को पढ़ा है, उसके हिसाब से वो बातें कह रहे हैं। लेकिन आम जनता क्या है, उन चीज़ों को नहीं समझती है। वो समझती है कि हम लोग क्रिटिकल थिंकर हैं, हम लोग बहुत जो है एडवांस हो चुके हैं, बहुत अच्छे से चीज़ें समझ रहे हैं, वो बूढ़े बुजुर्ग क्या समझेंगे। ये सिर्फ इस्लाम के हिसाब से हम नहीं कह रहे हैं, बाकी हर धर्म में समझ लीजिए ये बातें। जो बड़े बुजुर्ग हैं हमको उनकी बातें चुभती हैं कि अरे वो क्या जाने, जनरेशन गैप होना अलग बात है। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से ज़िंदगी को देखा है, जितना वक्त उन्होंने दिया है अपने ज़िंदगी में समाज के लिए, लोगों के लिए, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ रहे हैं। हो सकता है कुछ चीज़ों में वो पीछे हों टेक्नोलॉजी के हिसाब से, लेकिन ज़हनी तौर पे वो हमसे कहीं ज़्यादा ऊपर हो सकते हैं, और कुछ चीज़ों में बैकवर्डनेस भी हो सकती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जनरली ये डिओन्टोलॉजिकल अप्रोच क्या कह रहा है कि हम लोग ऑप्शन नहीं दे सकते। अगर सच में अगर हमने जो रूल बनाए हैं उसमें कुछ गड़बड़ी है, तो ज़रूरत के हिसाब से हम उसको रिव्यू करेंगे और उसमें जो भी चेंजेस की ज़रूरत है वो हम थोड़ा बहुत चेंज लाएंगे। जैसे कि इस्लाम में फ़ोटो पहले खींचना अलाउ नहीं था, लेकिन आजकल बिना फ़ोटो के आप कुछ काम नहीं कर सकते, कोई डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं कर सकते। इस्लाम ने क्या किया, फतवा दिया और फ़ोटो खींचना अलाउ कर दिया। तो डिओन्टोलॉजिकल अप्रोच यही करिए, जहाँ पे ज़रूरत होगी हम वहाँ पे वो चेंज लाएंगे। लेकिन एक आम इंसान को चेंज लाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती, क्योंकि अगर हम इजाज़त देंगे वो राइट पाथ से यानी कि सही रास्ते से डेविएट होंगे। और सही रास्ते से डेविएट होना ही क्या है, करप्शन है, यानी कि इंसान को भ्रष्ट बना देता है। करप्शन क्या है, सिर्फ पैसा लेना टेबल के नीचे वो करप्शन है? नहीं, कोई भी ऐसी चीज़ जो आप कर रहे हैं जो आपको नॉर्मल से या सही रास्ते से आपको डेविएट कर रही है, गलत रास्ते पे लेके जा रही है, इसका मतलब आप करप्शन की ओर जा रहे हैं। आपके पास लाइसेंस नहीं है, बाइक चला रहे हैं, करप्टेड है। जरूरी थोड़ी है कि पुलिस वाले पकड़ा उसको 100 रुपये दें तो ही करप्ट हुए। आप माँ बाप की इज्जत नहीं करें, करप्टेड है आप। ठीक है ना? आप लोगों को गाली दे रहे हैं, करप्टेड है आप रास्ते में चलते हुए लोगों को 4 थप्पड़ मार दे रहे हैं, करप्टेड है। कोई भी ऐसा काम जो इंसान जो है सही रास्ते से हट के कर रहा है, उसका मतलब वो करप्शन कर रहा है। बहरहाल, तो डिओन्टोलॉजिकल अप्रोच क्या कह रहा है कि नहीं, डायनेमिज्म को जो है अलाउ नहीं किया जा सकता, चीज़ें जो है स्टैटिक होनी चाहिए। तो अब दोनों अप्रोच पकड़िए और आप सोचिए कि वैल्यूज़ क्या हैं, स्टैटिक हैं या डायनेमिक हैं। तो यहाँ पे आप पाएंगे कि वैल्यूज़ ना तो 100% स्टैटिक है, ना तो 100% डायनेमिक हैं। यहाँ पे भी हमको क्या फॉलो करना पड़ेगा, यहाँ पे हमको फॉलो करना पड़ेगा कॉन्टिनम अप्रोच फिर से। ठीक है, अब जैसे ठीक है, अब ये हो गया आपका स्केल, ये हो गया 100% डायनामिक, ये हो गया 100% स्टैटिक। आप कोई वैल्यू ऐसी ढूंढिए जो 100% डायनेमिक है, कोई नहीं मिलेगी। कोई ऐसी वैल्यू ढूंढिए जो 100% सब्जेक्टिव है, कोई नहीं मिलेगी। स्टैटिक है, कोई नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ, ऐसी वैल्यू मिल सकती है जो 100% के करीब हो, डायनेमिज्म के करीब हो, जिसमें बदलाव की गुंजाइश हो। जैसे कि वीगनिज्म यहाँ पे भी ले लीजिए, जो कि बहुत हद तक डायनेमिक है, 90% कह लीजिए कि डायनेमिक है वीगनिज्म। ठीक है, वीगनिज्म जो है ये बहुत हद तक डायनेमिक है, इसमें बदलाव। पहले क्या वीगनिज्म की आप बात कभी सुने थे? तब भी नहीं। पिछले 10-15 साल में ये वीगनिज्म जो है ज़्यादा इसका बोलबाला हो गया। आगे चल के हो सकता है वीगनिज्म एकदम गायब हो जाए, या फिर आगे चल के 60-70% लोग वीगनिज्म को फॉलो करने लगे। पॉसिबिलिटी है ना? हाईली डायनेमिक है। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसी भी वैल्यूज़ हैं जो हाईली स्टैटिक हैं, जिसमें कभी 10-1000 साल पहले भी वही वैल्यू थी और आज भी, या फिर 1000 साल बाद देखेंगे तो भी वही मानी जाएगी। जैसे कि पीस। तो क्या 1000 साल पहले लोग पीस के खिलाफ थे? सब लोग क्या हिंसक थे, एक दूसरे को गला घोट देते थे? या फिर 1000 साल बाद लोग ऐसे हो जाएंगे? नहीं होंगे। ये लगभग स्टैटिक है, 95%, 99% कह लीजिए स्टैटिक है, आज भी है, पहले भी थी और आगे भी रहेगी। लेकिन कुछ ऐसी वैल्यूज़ हैं जो कि बीच की हैं, जो ना तो स्टैटिक हैं ना तो डायनेमिक हैं। जैसे कि वेजिटेरियनिज्म ले लीजिए, या फिर नॉन वेजिटेरियनिज्म ले लीजिए। लगभग दुनिया में आधे आधे लोग होंगे जो कहेंगे कि वेजिटेरियनिज्म जो है अच्छी बात है,
नॉन वेजिटेरियनिज्म बुरी बात है। कुछ लोग ऐसे होंगे कहेंगे कि नहीं हमारे तो कैनाइन है, इसका मतलब हम लोग मांस खा सकते हैं, क्या बुरी बात है उसमें। तो 50-50 आपको दिखाई देंगे, जो कहेंगे कि नहीं इसमें बदलाव आना चाहिए, मांस मछली नहीं खानी चाहिए। लोग कहेंगे कि नहीं मांस मछली खा सकते हैं, साग सब्जी भी जो है बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, इसमें ये नहीं मिलेगा वो नहीं मिलेगा। तो कुछ ऐसी भी वैल्यूज हैं जो कि 50-50 है। ठीक है, तो यहाँ पे भी कंक्लूजन क्या निकला, कोई भी वैल्यू ना तो 100% स्टैटिक है ना तो 100% डायनेमिक है। देर आर सम वैल्यूज विच आर वेरी क्लोज टू डायनेमिक, which are very close to dynamism, and there are some values which are very close to static, very close to become static कह लीजिए, या फिर जो है हाँ जिस सेंस में कहना चाहें कह सकते हैं। तो क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत है?